चलिए ठीक है, अब हम लोग जो करने वाले हैं राष्ट्रीय मामले, ठीक है। राष्ट्रीय मामले, इससे पहले हम लोगों ने बिहार को देखा था, ठीक है। राष्ट्रीय मामले में सबसे पहले ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 क्या है ये एक पहल है, ठीक है। क्या है ये एक पहल है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, जो कि हो नहीं रहा है, ठीक है। एक मिनट और करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2025 को दिल्ली में भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया, ठीक है। कब से कब तक है? ये 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। क्या है इसका थीम? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है। थीम क्या है इसका? तो विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का विकास, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है? गांव बढ़े तो देश बढ़े, ठीक है। क्या है इसका आदर्श वाक्य? गांव बढ़े तो देश बढ़े, ठीक है। इसका फोकस क्या है? ग्रामीण उद्यमिता, वित्तीय समावेशन और सराहनीयता, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें दो चीज आप ध्यान में रख सकते हो, जब भी कुछ ऐसा पहल वगैरह होता है तो उसके थीम वगैरह और कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी होती है, ठीक है। अब आता है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 की बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल 29 जनवरी 2025 को नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसमें 16,300 करोड़ रुपए खर्च और पीएसयू आदि के द्वारा 18,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है, ठीक है। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा। कितने इन्वेस्ट किया गया इसमें? तो 16,300 करोड़ रुपए का खर्च है इसमें, और जो पब्लिक सेक्टर जो भी होता है पीएसयू जिसको कहते हैं, वहां से 18,000 करोड़ रुपए की निवास इसमें और होने की संभावना है। इसका पर्पस क्यों है, मतलब नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लाने का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सार्वजनिक उपकरणों और निजी क्षेत्रों की कंपनियों को विदेशी महत्वपूर्ण खनिज संपत्ति हासिल करना तथा संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें भारतीय सार्वजनिक उपक्रम भी शामिल है, इसको पीएसयू कहते हैं, और साथ में निजी कंपनियां भी शामिल है। क्या करेंगे? तो मतलब विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्ति हासिल करने तथा संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार का विकास का भी प्रस्ताव है, ठीक है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन के साथ साथ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन 10 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, ठीक है। तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है। किसने आयोजन किसने करवाया? आयोजक कौन है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडविया। क्या नाम है इनका? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडविया का नाम आपको ध्यान में रखना है। युवा मामला का विभाग जो है उन्हीं के पास है। थीम क्या है? टेक फॉर विकसित भारत, टेक फॉर विकसित भारत, एम्पावरिंग वुमेन, ठीक है। हल्दी, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। केंद्रीय वाणिज्य में उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया, ठीक है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया हल्दी बोर्ड का? तो पल्ले रंगा रेड्डी को, ठीक है। पल्ले रंगा रेड्डी को, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हल्दी बोर्ड का। आप नाम भले अध्यक्ष का नाम याद न रखो, लेकिन इसका मुख्यालय जरूर ध्यान में रखना। बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद है, ठीक है। निजामाबाद कहाँ पे पड़ता है? तो तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखना। हल्दी को गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं, क्योंकि इसका रंग भी जो होता है थोड़ा सा कैसा होता है? सुनहरी होती है ना। तो हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहते हैं। विश्व में हल्दी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 62% से अधिक जो है भारत की हिस्सेदारी है विश्व में, ठीक है। किस काम में आता है हल्दी? तो हल्दी ध्यान में रखेंगे अनुसंधान
फोकस क्या है, मतलब हल्दी अनुसंधान में विकास, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर रहेगा इसका? मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या बताओगे मुख्यालय? बोलिए एक बार। निजामाबाद। निजामाबाद। निजामाबाद ठीक है, ये तेलंगाना। मुख्यालय है। ठीक है, और हल्दी को क्या बोलते हैं? तो गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जानते हैं। दो चीज आपने सीखा आज। ठीक है, ये मुख्यालय ध्यान में रखना, यही एग्जाम में पूछेगा। अब आता है भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। क्या है इसका पर्पस? तो सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण में क्लीननेट मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना। वर्ष 2023 तक भारत का 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, तो भारत क्लाइमेट फोरम 2025 का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो ये भी आपका नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो पीयूष गोयल के द्वारा। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 इंपॉर्टेंट है। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, क्या बताएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, ध्यान में रखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 20 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया। एक ऐतिहासिक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में जनजातीय समुदाय के सामने आने वाली गंभीर स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है। ठीक है, अब देखोगे इसी के लिए ना, आप देखोगे पीबीटी समूह है। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीबीटीजी। क्या होता फुल फॉर्म इसका, पीबीटीजी का? क्या होता पीबीटीजी का फुल फॉर्म? इसका होता पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स। क्या होता है? लिख दे रहा हूं। ठीक है, PARTICULR, पार्टिकुलरली वर्नेबल। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, ये क्या होता है? पीबीटीजी होता है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है ना, मतलब कितने राज्यों में ऐसी संख्या है? ठीक है, तो ये 18 राज्यों में मिलते हैं पीबीटीजी। किसमें मिलते हैं? 18 राज्यों में है। ठीक है, ऐसे समुदाय की संख्या कितनी है? तो 75 है। मतलब भारत में कितने जनजातीय समूह को पीबीटीजी की दर्जा दिया गया? तो 75 है। कितना है? 75। ऐसे कितने राज्यों में मिलते हैं? तो ये 18 राज्यों में मिलते हैं। ठीक है, तो पीबीटीजी में जो आ गया वो मतलब क्या है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें। ठीक है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक हो गया, सबसे पिछड़े हुए हैं। और इसी वजह से इनको केंद्र सरकार के द्वारा 18 राज्यों में ऐसे 75 समूहों की पहचान की गई है और उनका विकास करना है। ठीक है, तभी राष्ट्र कौन ही बीच में खटखट 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 कर रहा है? माइक बंद कीजिए। तो अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन जो हुआ 2025 कहाँ पे हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ठीक है, और इसके लिए कौन सा कार्यक्रम एक आयोजन किया गया? तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और धरती आबा किनको बोलते हैं? तो बिरसा मुंडा को बोलते मुंडा। हैं। किनको बोलते हैं? धरती आबा। बिरसा तो मुंडा। धरती आबा बिरसा मुंडा को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछते भी है कभी कभी। अब मुंडा विद्रोह कब से कब तक था? तो 1895 से लेके 1901 तक। ठीक है, ध्यान में रखना। भारत की पहली फ्लाइंग टैक्सी आ गई है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत की पहली फ्लाइंग टैक्सी। ठीक है, क्या है भारत की पहली फ्लाइंग टैक्सी? थे बेंगलुरु स्थित सरला एविएशन ने 18 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो ने अपनी अभिनव इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी शून्य पेश की। ठीक है, इसका नाम क्या है? शून्य। क्या है ये? फ्लाइंग टैक्सी है। किसने प्रस्तुत किया? सरला एविएशन ने। किसने? नाम याद आएगा? सरला एविएशन। क्या नाम है इसका फ्लाइंग टैक्सी का नाम? शून्य। 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 ठीक है, सरला एविएशन कंपनी का नाम है, टैक्सी का नाम नहीं है। ठीक है, कहाँ की है सरला एविएशन? कहाँ, किस शहर की बेस कंपनी है? बेंगलोर। तो बेंगलुरु है। ठीक है, 31वां दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। ठीक है, 31वां दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने अकोटा स्टेडियम, बड़ोदरा, गुजरात में
23वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है, इसका आयोजन इसके शीर्ष निगम राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम के माध्यम से 9 से 19 जनवरी 2025 तक होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री BL शर्मा ने किया। ठीक है, तो 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया, जो कि किनको समर्पित है? तो दिव्यांगजन को समर्पित है। और कहाँ पे किया गया? तो गुजरात के अकोटा स्टेडियम, जो कि बड़ौदा में पड़ता है। एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा, शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा एशिया की सबसे बड़ी है। कहाँ पे लगी है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत की, जो भारतीय अनुसंधान और उद्योग की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त IIT मद्रास ने लगभग 36 किलोमीटर दूर, ठीक है, थायूर में डिस्कवरी सैटेलाइट परिसर में इसका अवस्थिति है। यह एक अद्वितीय फैसिलिटी है जो भारतीय बंदरगाह, जलमार्गों, तटीय इंजीनियरिंग में चुनौतियों में समस्याओं का समाधान कर सकती है। यह एक बहुदिशात्मक शैलो वेब बेसिन है जो कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ वर्तमान इंटरसेक्शन को संभाल सकती है। इतना चीज आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस ध्यान रखें एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेब बेसिन अनुसंधान की सुविधा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT IIT मद्रास। मद्रास के द्वारा। ध्यान में इसको रखना है। कितना क्वेश्चन दिया है इसमें? ठीक है, अब हम लोग आगे थोड़ा और भी पढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे इंडस फूड 2025, देश की फार्मा टू फोर्थ व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 8 जनवरी 2025 को दिल्ली NCR में शुरू हुई है। ठीक है, जिसमें 2300 से अधिक प्रदर्शक ने भाग लिया। तो सिंपल प्रश्न नहीं आएगा, इंडस फूड ये प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई गई थी, क्या बताएंगे? दिल्ली NCR में। दिल्ली इंडस फूड एनसीआर। महोत्सव के 8वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य मंत्री किसने किया है? तो ध्यान रखें, चिराग पासवान ने किया। ठीक है, एक एकीकृत व्यापार मेले में 7500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और 15,000 भारतीय खरीदार आगुन्तक भाग लेंगे। ठीक है, 7500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार मतलब फॉरनर्स, और 15,000 ठीक दोगुना भारतीय खरीदार भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गणतंत्र दिवस 2025, ठीक है, इसका थीम याद रखना है। झांकी की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखें, थीम याद रखेगा। और इस समय जो हमारे चीफ गेस्ट थे, जो अतिथि जो थे, मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि के नाम ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे पहले गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 1950 में। और 1950 में जो हमारे पहले जो अतिथि बने थे उनका नाम था सुकर्नो। क्या नाम था उनका? इंडोनेशिया का। सुकर्नो, डॉक्टर सिकोर्नो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। मैंने ये नाम इसलिए रिपीट किया क्योंकि सबसे पहले 1950 में सुकर्नो साहब थे, और 2025 में भी जो थे इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, जिनका नाम थे प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, तो सुकर्नो टू सुबियांतो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना। सबसे पहले में कौन थे? सुकर्नो थे, अभी कौन है? सुबियांतो। ठीक है, कहाँ पे ये होता है कार्यक्रम? कहाँ पे होता है ये कार्यक्रम? ठीक है, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड के साथ अपना 76वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया। कैवा गणतंत्र दिवस हमने मनाया? 76वां। 1950 से लेके अभी कितना 2025 चल रहा है ना, तो कितना हो गया? टोटल 75 वर्ष हो गया। ठीक है, और एक साल हमने ऑलरेडी पहले मनाया था, मतलब 1950 में भी मैंने मनाया, तो टोटल 76वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया। ठीक है, कहाँ पे? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ को पहले किस नाम से जानते थे? इनको पहले किंग्सवे कहते थे। क्या बोलते थे? किंग्सवे, जब ब्रिटिश लोग थे यहाँ पे। तो ठीक है, अब इनका नाम बदल के रख दिया कर्तव्य पथ। कौन थे यहाँ पे? तो मुख्य रूप से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, साथ में उनके साथ 352 सदस्य इंडोनेशियाई मार्चिंग और बैंड दल ने भी भाग लिया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 और केंद्रीय मंत्रालयों एवं संगठनों की 15 झांकियों की कुल 31 झांकी कर्तव्य पथ पर निकली। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कितने थे? 16 थे। केंद्रीय मंत्रालयों एवं संगठनों के कितने थे? 15 थे। टोटल कितने झांकी हो गए? टोटल 31 झांकी हो गए। ठीक है, थीम क्या था? झांकी का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। विकास। ठीक है, ध्यान रख, पहली बार देश की सशस्त्र सेनाओं के बीच एकता की भावना का प्रतीक त्रिक सेवाओं की संयुक्त झांकी भी थी। रक्षा कवच थीम के साथ DRDO की झांकी मल्टी डोमेन खतरों के खिलाफ बहुराष्ट्रीय सुरक्षा का प्रदर्शन किया।
डिम्पल सिंह भाटी मोटरसाइकिल से राष्ट्रपति को सलामी देने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई। इंपॉर्टेंट है, रट लो। मोटरसाइकिल से राष्ट्रपति को सलामी देने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? डिम्पल डिम्पल सिंह सिंह भाटी। भाटी। डिम्पल सिंह भाटी, ठीक है। और दिल्ली में जो ये सारा होता है रिपब्लिक डे, इस सबका जिम्मेवारी जो होता है रक्षा मंत्रालय के ऊपर होता है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय इस सबका जिम्मेवारी, कभी पास उस मिलेगा ना तो देखना रक्षा मंत्रालय की तरफ से ही आता है, ठीक है। ये मतलब मेनली सर नहीं हो सकता, कौन से राज्य को दिया गया ये सबसे झांकी? सबसे झांकी का अवार्ड दिया गया किस राज्य को दिया गया? इसको दिया गया शायद ओडिशा का, वो जो था ना जगन्नाथ यात्रा को शायद दिया गया। एक बार चेक कर लेना, श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद चेक कीजिएगा। हर राज्य को दिया जाता है और किसी कार्यक्रम को वो भी दिया गया था, ठीक है। राज्य को भी दिया गया होगा, किसी मंत्रालय में मंत्रालय को भी मिला होगा, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं फोन पे और आईसीसीआई लोम्बार्ड क्या है। तो प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 के लिए फोन पे ने श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन की गई अभूतपूर्व बीमा पॉलिसी पेश करने के लिए आईसीआईसी लोम्बार्ड के साथ सौदारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य दुनिया में सबसे बड़े धार्मिक समागम में भाग लेने वाले लाखों लाखों लोगों का वित्तीय सुरक्षा और पीस ऑफ, ठीक है, माइंड्स प्रदान करना है। बीमा योजना दो किफायती प्रकारों से पेश की गई है। बस या ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्रति व्यक्ति 59 रुपया उपलब्ध है और घरेलू उड़ान यात्रियों के लिए प्रति व्यक्ति 99 रुपया उपलब्ध है। तो फोन पे ने किसके साथ समझौता किया तो क्या बताएंगे? आईसीआईसीआई यही। लोम्बार्ड, ठीक है। हरियाणा में लिंगानुपात में गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, शुरू से ही तो गिरावट ही था। बात करेंगे हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में वर्ष 2024 में गिरावट देखी, जो प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 910 थी। जो इस वर्ष अगर बात करेंगे तो 6 अंक की गिरावट के साथ 8 वर्ष का निचला स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है। 2016 के बाद सबसे कम आंकड़ा जब वह 900 पे था, ठीक है, तो इस बार कम हो गया है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस, ठीक है, दिसंबर 2024 का एक डेटा राज्य के घटते लैंगिक संतुलन का उजागर करता है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय भारत का औसत लिंगानुपात कितना है? 2022-23 में 933 था, अब जाके 2011 की जनगणना में कितनी हो गई थी? 943 हो गई थी, ठीक है। और 19-21 में अगर बात करेंगे तो परिवार सर्वेक्षण की बात करेंगे तो 929 ही बताया था। ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का कौन सा रिपोर्ट आया 2025 में? क्या नंबर का आया है? 6ठा रिपोर्ट आया है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे 19-21 में जो था वहां पे 929 बताया गया, जनगणना के अनुसार ध्यान में रखना 943 है। अब आते हैं कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इससे 22 जनवरी 2025 को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी। ये योजना 2005 में शुरू की गई थी। अब 2021 के अपने अंतिम विस्तार के दौरान इस योजना को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है। मातृ मृत्यु अनुपात 130 2014-16 से गिरकर 97 2018-20 हो गया है। शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे, इन्फेंट मोरलिटी रेट की बात करेंगे, 2014 में कितना था? 39 था। मतलब जन्म के समय ही 1000 में 39 बच्चों का देहांत हो जाता था, जो कि कम हो गया 2014 से गिरकर। मतलब कितना हो गया है? 2014 में 39 था, 2020 में कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। तो इन्फेंट मोरलिटी रेट जो क्या आ रहा है? कम हो रहा है। डेट मीन्स क्या? हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे सुधार हो रही है, ठीक है, ध्यान में रखना। अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025, ठीक है। एक देश अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा में था, वेनेजुएला। क्या नाम था देश का नाम? वेनेजुएला, ठीक है। कौन सा काम किया है, क्यों चर्चा में था? तो उसके पास जितने भी ग्लेशियर जो थे ना, सारा ही ग्लेशियर उसका पिघल गया। और ग्लेशियर पिघल जाना किसी भी देश के लिए काफी अधिक नुकसानदायक माना जाता है, इसलिए क्योंकि ग्लेशियर जो होता है मीठे पानी का सबसे बड़ा क्या होता है? स्रोत होता है, ठीक है। तो वेनेजुएला के तो सारे ग्लेशियर गए, ठीक है। तो ध्यान में रखना 21 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनेस्को के नाम से जानते हैं, और मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने संयुक्त रूप से जिनेवा में वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। किसको? 2025 को, ठीक है। किसके लिए? तो ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया। किन किन संस्थाओं के द्वारा? यूनेस्को और
विश्व मौसम संगठन के द्वारा, जिनमें ग्लेशियर की सुरक्षा और वैश्विक तत्कालिकता पर जोर दिया गया, जो दुनिया भर में 2 बिलियन से अधिक लोगों के लिए मीठे पानी का सर्वप्रमुख स्रोत है। ठीक है, भारत में देखेंगे यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, क्या ये सब ग्लेशियर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2022 में निर्णय लिया था कि विश्व का पहला विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। तारीख इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए। मई 2025 में दुशांबे काजाकिस्तान में ग्लेशियर संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। जगह का नाम भी याद है, कौन सा? दुशांबे। कहाँ पे पड़ता है दुशांबे? काजाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पहला विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया गया है? 21 मार्च 2025 को मनाया गया है। ठीक है, कौन से देश में मनाया सारे जाएगा। ग्लेशियर समाप्त हो गया है? तो क्या बताएंगे, किस देश में समाप्त हो गया है? तो ध्यान में रखना है, वेनेजुएला में। ठीक है, अब आते हैं कोकबोरोक भाषा। त्रिपुरा कोकबोरोक भाषा के विकास के लिए भाषा मैपिंग पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये भाषा जो है कोकबोरोक भाषा कहाँ पे बोली जाती है? ठीक है, त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा कोक में। बोरोक शब्द कोक से आया, जिसका अर्थ है मौखिक। अब बोरोक का अर्थ क्या? लोग या मानव। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कोक बोरोक भाषा से सिंपल संबंध क्या है? त्रिपुरा। बेंगलुरु में सौर भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। किस पे? बैंगलोर में। कब हुआ था? 24-25 जनवरी 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसे कोडाई कनाल और सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय भौतिक संस्थान IIA के द्वारा एक आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? सौर भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैंगलोर में। किसके द्वारा? तो कोडाई कनाल सौर वेधशाला के द्वारा। ठीक है, सम्मेलन का विषय क्या है? विषयों में सौर चुंबकत्व, ऊर्जावान, ध्यान में रखना, ऊर्जावान घटना और हेमोस्फीयर शामिल थे। साथ ही सत्रों का उद्देश्य सौर अनुसंधान में वैश्विक सहयोग को भी शामिल देना था। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र। ठीक है, तो महाकुंभ की भूमि प्रयागराज में झूसी हवेली के तपोवन आश्रम में दुनिया का पहला 52 फुट लंबा, 52 फुट चौड़ा, 52 फुट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया। निर्माण की लागत कितनी है? तो 4 करोड़ रुपए निर्माण की लागत है। 52 दिनों में बनकर पूरा हुआ है। ठीक है, तो विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र को कहां पर स्थापित किया गया है? तो क्या बताएंगे? महाकुंभ की भूमि प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पे? झूसी हवेली में। ठीक है, इसकी लागत की बात करेंगे, जो कि आपको याद रखने की इंपॉर्टेंट नहीं है। 52 गुने 52 गुने 52। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोल सकते हैं आप। अब आते हैं, बताना है, क्या बताएंगे? तिरुवल्लुवर दिवस। ठीक है, तो 15 जनवरी 2025 को देश के महानतम दार्शनिक, कवियों और विचारकों में से एक महान तिरुवल्लुवर सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, उनकी कविताएं तमिल संस्कृति और हमारी दार्शनिक विरासत का सार बताती है। ठीक है, उनकी क्षमता है धार्मिकता, करुणा और न्याय पर जोर देती है। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर जो थे कहाँ के कवि थे? तो क्या बताएंगे? तो तमिल कवि थे। कौन से कवि थे? तमिल कवि थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है, उनकी रचना का नाम ध्यान में रखना है। तो उनकी उनकी जो रचना जो है, उनकी कालातीत रचना जो है तिरुकुल्लुरल प्रेरणा का एक प्रकाश रत्न, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर गहन दृष्टि प्रदान की गई। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर का जो रचना का नाम क्या है? तिरुकुरल। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, किनका? तिरुवल्लुवर का है। ठीक है, और इनका दिवस मनाया जाएगा 15 जनवरी 2025 को। तमिल लेखक थे, तमिल कवि कहिए। 7 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 16 जनवरी 2025 को भारत भर के 7 प्रमुख हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इन हवाई अड्डों में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अमरावती शामिल है। ठीक है, FTI TTP, जिसे पहले जून 2024 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया था, भारत के विकसित @2047 का विजन है। ठीक है, तो कितने हवाई अड्डों पे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा को उपलब्ध करवाया जाएगा? तो क्या बताएंगे? कितना? ठीक है, कहाँ कहाँ पे? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि में। ठीक है, कितने? 7 जगह पे। ठीक है, इस्कॉन मंदिर। ठीक है, किसको समर्पित होता है इस्कॉन मंदिर? कोचीन। तो भगवान कृष्णा को। ठीक है, तो ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के नवी मुंबई के कारखा क्षेत्र में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियंसेंस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? इस्कॉन बोलते हैं, द्वारा स्थापित श्री राधा
द्वारा स्थापित श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर का उद्घाटन किया। श्री राधा मदन मोहन जी का निर्माण इस्कॉन के प्रयासों से 12 वर्षों में 170 करोड़ की लागत से किया गया। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं है, 170 करोड़। ठीक है, और यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। ठीक है, इस्कॉन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन शब्द का अर्थ से क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियंसेस। ठीक है, स्थापना किसने किया, तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसकी स्थापना की। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुदास के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान में रखना है। साथ में बात करेंगे तो और क्या है, भारत का पहला जेन बीटा बच्चा, क्या जेन बीटा बच्चा है, तो भारत में इस पीढ़ी का पहला बच्चा 90 वर्ष के 1 जनवरी को मिजोरम के आइजोल में जन्मा है। ठीक है, तो जेन बीटा बच्चा कहां पे जन्मा, तो मिजोरम के आइजोल में। बिल्कुल ठीक है। फ्रैंकी रूम ऊ अटिंडा डेडेंग नाम के इस बच्चे के नाम कुछ ज्यादा ही नाम रख दिया जी। फ्रैंके रेमू अडिग जेंडेग। ठीक है, गरीब इसका नाम है। अटडीगा जेडेंग। ठीक है, इस बच्चे का जन्म 1 जनवरी 2025 को हुआ। कब हुआ, तो 12:03 AM। जेडेंग। हाँ, 12:03 AM आइजोल के, ठीक है, टॉडलैंग के सिनरॉड अस्पताल में हुआ, जिससे वह जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया। ठीक है, तो इसको जेन बीटा का पहला बच्चा की बात करें, क्या है, जेडेंग। ठीक है, कहां पे जन्म लिया, तो मिजोरम में। भविष्यवादी मार्क फैडलिक ने वर्ष 2025 से वर्ष 2039 के बीच पैदा होने वाले शिशु को प्रभाषित करने के लिए जेन बीटा प्रतिपादित किया। कहा जाता है कि 2035 तक वैश्विक आबादी का 16% हिस्सा होंगे। ठीक है, तो 2025 से 2039 के बीच में जो बच्चे जो होंगे ना, वो आगे चल के जो वैश्विक आबादी जो बनेगी उसका 16% ही में होंगे। तो ये 2025 और 2039 के बीच में जो बच्चा जो पैदा लेंगे, उसमें से पहला बच्चा जो है भारत में ही जन्म ले लिया 12:03 पे। ठीक है, 2025 में 12:03 पे रात में जन्म लिया। इसका नाम क्या है, जेडेंग। भारत रणभूमि दर्शन ऐप, ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में 77वें सेना दिवस के अवसर पे, ये भी पूछा जाएगा 77वां सेना दिवस कहां पे मनाया गया, तो महाराष्ट्र के पुणे में। कहां पे मनाया गया, तो महाराष्ट्र के पुणे में 77वां सेना दिवस मनाया गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दौरान देश में युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के उपरांत से रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया। जो युद्ध क्षेत्र है, जहां पे जाके लड़ाई होती है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, घूम सकते हो। ठीक है, इसी के लिए क्या लॉन्च किया गया है, तो एक ऐप को लॉन्च किया गया, इसका नाम है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। ठीक है, रणभूमि के जाके दर्शन कीजिए। प्रधानमंत्री प्रवासी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में कल बताऊंगा, और उसके साथ ही हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम लोग क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है।